अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों पहले आपने 19 जनवरी को एक वाक़या हुआ था, आपने भी सुना होगा कि पबजी एक बच्चा जो खेलता था, एडिक्शन थी उसको, उसने अपनी फैमिली का, अपनी वालिदा का और अपनी सिबलिंग्स जो हैं, जिसमें उसके 2 भाई थे और एक बहन थी, उनका कत्ल कर दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी अफसोसनाक हैं और बड़ी लर्ज़खेज़ किस्म की ये चीज़ है, क्योंकि ये माशरे में इस वक्त जिस तेज़ी से बढ़ रही है शायद इससे पहले नहीं थी। इससे कुछ रोज़ पहले लाहौर में एक और वाक़या हुआ था जिसमें एक ऐसा ही नौजवान जो पबजी खेलता था, ये इसी किस्म की गेम्स की उसको एडिक्शन थी, उसने भी अपनी फैमिली का मर्डर कर दिया था, अपने बहनोई, और इसके अलावा बल्कि उसने सड़क में निकल कर बाहर जो हमसाए थे उन पर भी फायरिंग कर दी थी। और एक और वाक़या कुछ ही दिन पहले हुआ कराची में, जिसमें 4 माइनर थे बच्चे, जिन्होंने टिकटॉक बनाते हुए एक शख्स को गोली मार दी और उसकी डेथ हो गई। इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो अब तवातुर से हो रहे हैं। अब इसका हल क्या है? हमने देखा कुछ अर्सा पहले 2020 में इस पर बैन भी किया गया पबजी को, और जो दीगर गेम्स हैं इनके हवाले से कुछ कोशिश की गई कि चीज़ों को चैनलाइज किया जाए सही तरीके से, इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उसके कोई हमें खातिर खार नताइज नज़र नहीं आते हैं। और अभी भी पंजाब पुलिस की जानिब से डिमांड की गई है कि पबजी को बैन कर दिया जाए। क्या इसको बैन करना ही एक इसका मुनासिब हल है, या इसके अलावा हमें कुछ और भी सोचना होगा, कुछ और भी करना होगा? घर वालों की जिम्मेदारी क्या है इस में, उन्हें किस तरह से अपने बच्चों को डील करना है? ये एक डिजीज़ है, मेंटल डिजीज़ है, एक डिसऑर्डर है, और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर 1 घंटा मुसलसल एक बच्चा एक गेम कर रहा है या किसी भी इस किस्म की एक्टिविटी में मुब्तला है तो उसको फौरी तौर पर उसके बाद किसी और एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेकर जाना चाहिए। बहरहाल ये सारी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब, आपका बैरिस्टर साहब, शहजाद रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा हमें टेलीफोन लाइन पर इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर सिद्रा अख्तर साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर सबसे पहले मैं आपसे समझ पाऊँ कि किस स्टेट ऑफ माइंड में इस किस्म की चीज़ें होती हैं। अभी जिस बच्चे ने, जैन अली ने कत्ल किया अपनी फैमिली को, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि शायद वो एक टारगेट अचीव करना चाह रहा था और इतना डेस्परेट हो चुका था कि उसने ये समझा कि मैं अपने घर वालों को अगर फायरिंग कर दूंगा तो ये कुछ देर के बाद उन्हीं कैरेक्टर्स की तरह जो गेम में होते हैं ये भी जिंदा हो जाएंगे। इस स्टेट ऑफ माइंड में वो बच्चा था। मुझे ज़रा इस डिसऑर्डर के हवाले से बता दीजिएगा। ये भी कहा जाता है, एक टर्म मैंने सुनी कल ही, द न्यू वर्चुअल रियलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है इसको, तो इसके हवाले से ज़रा हमें ब्रीफ कीजिएगा। नाहिद, आपने बहुत अच्छे से इसको बता दिया और ब्रीफ कर दिया। ये बेसिकली एक ड्रग जैसे एडिक्शन होती है, इसी तरीके से ये नॉन केमिकल एडिक्शन में शुमार किया जाता है। एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको ये बताते चलें कि हमारे माँ बाप अपने बच्चों के बारे में गाफिल हैं, वो इल्म नहीं रख पा रहे या उन्हें अवेयरनेस नहीं है कि उनका बच्चा घर के अंदर रहते हुए एक ऐसी लत में मुब्तला हो चुका है जो उसकी ज़हनी सेहत को, उसकी जिस्मानी सेहत को और उसकी जज्बाती सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। अब यहाँ पर जैसे आपने बताया कि ये जो नॉन केमिकल एडिक्शन है ये आपकी ब्रेन को भी इफेक्ट करती है, ब्रेन की डेवलपमेंट को खराब करती है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज करती है। इसके अलावा आपने रवैयों के अंदर जो तब्दीली है उसकी बात तो भी आपने की कि बच्चे जो हैं वो मर्डर कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ वायलेंस वाली एक्टिविटीज में इजाफा हो गया है। इसके पीछे अगर मैं आपको वजह बताऊं तो वजह ये है कि आजकल जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ नहीं है, और माएँ और बाप भी ये बेहतर समझते हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दे दिया जाए और जान छुड़ा ली जाए, और वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि बच्चा किस तरह की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। रिसर्चेज ये कहती है कि दिन में जिस तरह की एक्टिविटीज आप करते हैं वही आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। तो चूंकि ये बच्चे जो हैं ये वायलेंस ओरिएंटेड गेम्स खेलते हैं, एग्रेशन काफी ज्यादा होता है उसके अंदर, तो फिर वो अपने एग्रेशन का इजहार अपने उन्हीं रवैयों से करते हैं, जैसे कि किसी को मार पीट कर, किसी का कत्ल करके, किसी को जिस्मानी नुकसान पहुंचाकर। और ये अलमिया जो है ना, ये हमारे माशरे में अभी तो शुरुआत हुई है, ये एक टाइम बम की तरह है और ये बढ़ता चला जाएगा। और हमें अब इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों की ज़हनी सेहत के साथ क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ नाहिद के एडिक्शन को, जो ये गेमिंग एडिक्शन है, इसमें छोटे नहीं, इसमें हर तरह का नौजवान,
बड़े बूढ़े हर तरह के लोग मैं देख रही हूँ कि वो एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। तो बच्चों का सिर्फ ये है कि बच्चे चूंकि वो कहना चाहिए कि उनके पास हम समझते हैं कि ज्यादा टाइम मौजूद है, एक नौजवान जो है उसके पास और भी एक्टिविटीज हैं, तो वो ज्यादा टाइम इसके ऊपर स्पेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा आ रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि पंजाब पुलिस ने कहा, पाकिस्तान में बहुत सी एप्स को बंद किया जाता है, जैसे टिकटॉक को बंद किया गया, लेकिन उसके बाद उसको जल्द ही खोल भी दिया जाता है। तो पॉलिसी जो है वो ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो इसी तरीके से हमें ऐसी गेम्स को नेगेट करना चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि ब्लू व्हेल के नाम से एक आई थी गेम जिसमें लोगों को खुदकुशियों की जानिब रागिब किया जाता था। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये टीचर्स की जिम्मेदारी है, ये हमारी मुआशरे की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस अवेयरनेस को, जैसे आज आपने अपने प्लेटफॉर्म पे ये शो कर रही हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इसके नुकसानात के बारे में बताएं। और इस नुकसानात जो कि एक पॉइजन की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, हम लोगों को आगाही दें कि आपका बच्चा सेफ हैंड्स में नहीं है। आपका बच्चा आपकी नजरों के सामने जरूर है, लेकिन वो जहनी तौर पर किसी और दुनिया के अंदर है जहां पर वो मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। नुकसानात के हवाले से भी बात कर रही हैं और इससे हम बच कैसे सकते हैं वो भी जरूर हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक गेम्स की बात कर रहे हैं, कुछ ऐप्स की बात कर रहे हैं, बैन कर दिया आपने, फिर लिफ्ट कर दिया, क्या यही इसका हल है? इसी तरह से हम बचा सकते हैं अपनी सोसाइटी को? पहली तो बात ये जी कि ये मैं इस हल से बिल्कुल एग्री नहीं करता। इस पे नो डाउट जो आपने इसके मामलात बताए हैं, जो इसके नेगेटिव्स बताए हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, बट किसी भी चीज़ का हल उसको बैन करने में नहीं होता। मुझे आज भी अपने जूरिस्प्रूडेंस के प्रोफेसर साहब हैं, उनकी बात याद है, फैसल नकवी साहब बड़े मशहूर वकील हैं। उन्होंने एक बात की थी कि जस्ट बिकॉज मोटरवे के ऊपर जानवर, वाइल्ड जानवर मरते हैं, तो आप उसको $10 बिलियन डॉग किलिंग मैकेनिज्म कहना शुरू कर दें या एज मीन्स ऑफ ट्रेवल कह दें, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हमेशा दुनिया में हर एप्लीकेशन की, हर एक की, चूंकि आज हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, उसकी नेगेटिव साइड होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट्सएप, हर एक की होगी। आपने उसको हैंडल करना है, आपने उसको इन्फोर्स करना है, जहां तक कानून, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको इन्फोर्स कर सकती हैं, एंड देन बियॉन्ड दैट फिर माँ बाप की उसमें आ जाती है जिम्मेदारी। अब आपने टिकटॉक को बैन किया, जब आपने टिकटॉक बैन किया, आपने उसको बैन किया अपेरेंटली फहाशी पे और इन सारी चीजों पे, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान का एक साइजेबल पोर्शन जो है यूथ का, वो उसी टिकटॉक के थ्रू पैसे भी कमा रहा है और विदाउट फहाशी कमा रहा है। जरूरी नहीं कि सारी, और फहाशी की डेफिनेशन भी इतनी ज्यादा वेग और इतनी आप आई वुड से डिसओरिएंटेड है कि जो आपके लिए फहाश है मेरे लिए नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो पैरामीटर्स हैं, कानूनी पैरामीटर्स जो हैं, पेमरा के लॉज हैं, उसके मुताबिक चीजें डिफाइंड हैं। बल्कि अभी हमें लास्ट वीक मौका भी मिला एक जजमेंट पास करने का कि इनडिसेंसी, ऑब्ससेनिटी और इमोरलिटी को डिफाइन करें। तो हमारा उसमें व्यू यही था, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स पेमरा का, कि आप इन चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते, जब आपके सामने आती है कानून की रूह में आप उसको देख सकते हैं। यही प्रॉब्लम आ रहा, देखें यूट्यूब आई, बैन कर दी, वो आई आपकी एक और ऐप थी, बैन कर दी, ये क्या कहते हैं जो आप, इसका पहले मैं नाम, पबजी, इसका आया, बैन कर दिया। बैन करके फिर आप खोल देते हैं प्रेशर्स में। इनको रेगुलेट करना है, आपने इनको बैन नहीं करना। दुनिया में इस वक्त एक, हम जिस वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं, आप देखें बच्चों की सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, दे हैव टू बी कंप्यूटर लिटरेट। उसी के थ्रू वो बहुत सारी जगहों पे जाएंगे। हमारे टाइम पर इंटरनेट नया आया था, आपने उस पर पेरेंटल कोड्स, अब आप इंग्लैंड में जाएं, आपने कभी सुना है कि इंग्लैंड के सिनेमा में 18 साल से ऊपर की मूवी 18 साल से कम उम्र का बच्चा बैठा देख रहा हो? पाकिस्तान के किसी सिनेमा में चले जाएं, तमाम इंडियन मूवीज फैमिलीज इकट्ठी देख रही होती हैं, तमाम इंग्लिश मूवीज फैमिलीज इकट्ठी दे रही होती है। अब बताएं क्या सिनेमा को बैन कर दें? सिमिलरली आपकी जगह जगह लिखा होता है 18 से नीचे जो अलाउड नहीं है, आप कहते नहीं जी ये तो 18 से नीचे। कल मैं एक जगह गया अम्यूजमेंट पार्क, वहां लिखा हुआ था कि 18 साल से नीचे का जो बच्चा वो नहीं जा सकता। वहां तमाम वालिदैन मेरे सामने झूठ बोल रहे थे और टिकट्स ले रहे थे। ये इन्फोर्समेंट किसने करनी है? इस तरह ही एप्लीकेशंस पर है। ये माँ बाप का फर्ज है, ये घरों में, स्कूलों में फर्ज है कि आप उनको चेक करें। आप इसको बैन कर देंगे, दे विल फाइंड समथिंग एल्स। आज आप व्हाट्सएप बंद करेंगे तो चाइनीज व्हाट्सएप ऑन हो जाएगा, चाइनीज व्हाट्सएप बंद करेंगे और कोई एप्लीकेशन और हो जाएगी। हर वक्त देयर इज एन अल्टरनेट। विद दिस साइबर वर्ल्ड आप इसको रोक नहीं सकते, इसकी बाउंड्रीज जो है वो बहुत बड़ी है, रेगुलेट कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इस तरह के इश्यूज को अदालत में ले जाना जो है वो मुनासिब नहीं है कि पबजी बैन कर दें, फलाना बैन कर दें, ये कर दें, वो कर दें। जिस तरह यूट्यूब एक लाइब्रेरी है जिसमें दुनिया की हर फिल्म मौजूद हो सकती है,
इसी तरह गूगल है, जीमेल है, आप उसको कल बैन करा देंगे। इट्स अ लाइब्रेरी, आप एक लाइब्रेरी में एंटर होकर क्यों गंदी किताब की तरफ जाते हैं, क्यों अनइस्लामिक किताब की तरफ? ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उसके इस्तेमाल कैसे करते हैं। अपने बच्चों को, चूंकि इस वक्त हम हमारी ट्रेनिंग नहीं है ना, देखिए हमने सेल फोन पकड़ा दिए छोटे छोटे बच्चों को, बच्चों के पास ट्रेनिंग नहीं है। देखिए आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाए, इस्तेमाल कैसे करना, किसी रेस्टोरेंट में चले जाए, बच्चे को फोन देके साइड पर रखा है, उसका नहीं पता, जिसपे मैं शामिल हूं, मैं ये कहूं जी कि मैं नहीं हूं, हम भी अपने बच्चों के साथ ये करते हैं, बट आपने उसको लेट से यूट्यूब है तो यूट्यूब किड्स डाल के दें। अभी बड़ी अच्छी बात शहजाद साहब कह रहे थे कि बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको पीछे से चेक्स एंड बैलेंसेस देते हैं। बच्चे को आपने घर पे कंट्रोल करना है, जिस तरह दीनी तालीम के बारे में कहा जाता है घर में देनी है, बाहर मौलवी का काम नहीं है, इसी तरह ये भी उसके घर के अंदर कंट्रोल है, स्टेट नहीं कंट्रोल कर सकती। सही। शहजाद, आपकी क्या राय है ये सारा मामला? और अगर वो ज़ैन अली उस बच्चे की मैं बात करूं, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा इतनी देर तक, और मुझे तो मालूम हुआ पबजी तो 20-20 घंटे 24-24 घंटे मुसलसल आप खेल रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ टारगेट्स आपने अचीव करने हैं, मुख्तलिफ लेवल्स हैं, तो आपको कोई होश नहीं होती कि आप क्या कर रहे हैं। शायद वाकई इस बच्चे के हवाले से जो बात की जा रही है उसे मालूम नहीं होगा कि मैं ये कितना बड़ा अपना नुकसान करने जा रहा हूँ। एक तो आपके अपने प्यारों की महरूमी, और दूसरा फिर उसने पूरी ज़िंदगी अपनी कैसे गुजारनी है। एग्जैक्टली। पहली तो बात यह है कि मैं एग्री करता हूँ पंसोता साहब की बात से कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खाली पेरेंट्स नहीं है इसमें जिम्मेदार, या वो जो गेम डेवलपर्स हैं वो जिम्मेदार नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें पूरा माशरा बल्कि इंसानी तारीख जिम्मेदार है। अगर आप पबजी को देखें, सिर्फ इस गेम को, रिगार्डलेस के उसके नुकसानात क्या हैं, इस वक्त तक उसकी नेट वर्थ जो खाली उस एप्लीकेशन की है वो $5 अरब है। आप अंदाजा लगाएं, इससे अंदाजा लगा लें आसान लफ्जों में कि IMF का प्रोग्राम हमारा $6 अरब का है, $5 अरब नेट वर्थ उसकी गेम की वैल्यू है। एक गेम का और मैं हवाला देता हूँ आपको, लॉर्ड मोबाइल, $2 अरब उसकी अर्निंग है पिछले 2 सालों में। कॉल ऑफ ड्यूटी, अनदर वेरी पॉपुलर गेम, इस वक्त उसकी नेट वर्थ है तकरीबन $7 से $9 अरब के करीब। कैंडी क्रश का IPO होता है $7.1 अरब में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये एप्स हैं जो बनाई हैं लोगों ने जहन कर से अपनी मेहनत करके। माय पॉइंट इज के उसकी कोई ना कोई डिमांड है तो ये गेम बनी ना, और वो चल रही है। और वो डिमांड क्यों है, इस चीज को आपने देखना है। डिमांड इसलिए है कि आपने आज से नहीं, मतलब जब से इंसानी तारीख शुरू होती है, आपने जिन लोगों को हीरो बना के पेश किया है वो कौन लोग हैं। माजी करीब में चले जाएं, मॉडर्न हिस्ट्री में हिटलर, नेपोलियन, तैमूर लंग, इस्लामी तारीख में आप देखें, अब इनकी हिस्ट्री आप देखें तो जिस तरीके से इन लोगों ने मतलब बैटल्स की या कुछ लोगों के मुताबिक कत्लेआम किया, वो भी अपनी जगह, अब वो हीरो हैं। अब वही हीरो या सोसाइटी की जो सोच है उसकी रिफ्लेक्शन आती है इन चीजों में। अपील किसे करेंगी आप बनाएं, अगर चलें मैं लेट्स से मार्टिन लूथर किंग पे कोई गेम बनाएं, मैं देखता हूं कितनी चलती है, पबजी के मुकाबले में नहीं चल सकती। सो आपने जिस तरीके से सोसाइटी अपनी बिल्ड की उसकी रिफ्लेक्शंस आपको नजर आती हैं। बिल्कुल। और मतलब इंसानी तारीख में कत्ल की मिसाल जो है, सबसे पहला कत्ल आप जानते हैं, सब जानते हैं कि किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ। सो इब्तदा जैसे हुई, मेरे ख्याल में मैं इस चीज को समझता हूं कि जो वायलेंट टेंडेंसीज हैं, जो लोग इसको फॉलो करते हैं, वही हमारे हीरो हैं। आप हमारे मिजल्स जो हैं उनके नाम आप देख लें कि वो किस तरीके से हम करते हैं। सो जब आप एक चीज को हीरो बना के पेश करते हैं, बच्चे को कहते हैं कि तलवार पकड़ा के अर्तुगरुल गाजी, सो आप उसको कह रहे हैं, उसको ऑटोमेटिकली उसको जो है वो इम्प्लांट कर रहे हैं कि ये काम करोगे बेटा तो कामयाबी है। तौर पर हम उनके ज़हन में हीरोइज्म वो आ जाता है। के पॉइंट से एग्री करते हुए थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, ये बड़ी इन्होंने जबरदस्त बात की, जैसे कहते हैं ना वो कूजे में समंदर जो होता है, दरिया को कूजे में, हाँ जी, ये समंदर है। बात ये है कि आपके जो हीरोज हैं, मुझे हसन निसार साहब की बात बड़ी याद आती है कि आपके मिसाइलों का नाम तो होना चाहिए मलिक, चीमा, चट्ठा मिसाइल, जो आपकी लोकल लोग हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं। आपके मिसाइलों के नाम है पृथ्वी, गौरी। अच्छा जी, इन लोगों की हिस्ट्री ऑफ कोर्स हर बंदा इनसे एसोसिएट करता है, या मैं लेट से रंजीत सिंह फलाना, इन सब की हिस्ट्री क्या थी? दे वर ग्रेट पीपल, हर चीज, लेकिन लड़ाई की, वहां से डायमंड, सोना, सारा कुछ उठाया, वापसी पे खवातीन भी उठाई, चले गए। आप जब इन लोगों को ग्लोरीफाई करेंगे, होंगे, अच्छी बात होगी, उस टाइम पे वॉर की जरूरत होगी, बट क्या ऑन द कॉन्ट्ररी, क्या अरब पेनिनसुला में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का वहां पर क्या कहते हैं इस्लाम फैला है, तो क्या इस चीज के जोर पर इस्लाम फैला था, या इन चीजों की एग्जांपल्स दी गई थी? आपकी कुरान पाक की तमाम सूरतों का निचोड़ ये कि तुम में से सबसे अच्छा वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है। इन चीजों पर एम्फसाइज किया गया। आपके बच्चों की फ्रॉम डे 1 ट्रेनिंग ही गलत है। मसलन मैं आपको छोटी सी अपनी पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूं। आज 7th डे है, माय 4.5 year old चाइल्ड इज सेइंग कि जी मुझे गन लेनी है, पता नहीं उसने कहां देख लिया, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली अपोजिंग इट कि नहीं। अब अगर मैं उसको एक वाटर गन ले देता हूं, कल को वो पटाखों वाली गन लेगी, फिर वो एयर गन होगी, फिर वो कहेगा जी मैं तो बड़ी गन खरीदूंगा फलाना। पॉइंट ये कि आपने उनको इन चीजों से रिस्ट्रिक्ट करना है। हम जिस चीज से अपनी सोसाइटी में बच्चों को रोकते हैं ना,
उनसे नहीं रोकना चाहिए, और जिन चीजों से नहीं रोकते उनसे रोकना चाहिए। बंदूक का कोई रोकथाम नहीं। अब देखिए हर घर में एयर गन्स पड़ी हैं, हम सीरियस नहीं लेते। देखिए हाँ, हमें मालूम गैर इरादी तौर पर वही वाली बात आ गई शहजाद की कि आप वो बच्चे के जहन में रासिख कर देते हैं। हाँ, वो उसे मालूम ही नहीं कि ये खतरनाक चीज है। अगर आप गन लेकर देते हैं, वाटर गन, ये तो इब्तदा है ना, फिर आगे वो कहाँ तक जाएगा आप उसे रोक नहीं पाएंगे। ये बहुत मुश्किल है। मुझे डॉक्टर साहबा की तरफ जाना है, वक्त कम है थोड़ा सा हमारे पास। डॉक्टर साहब, अब इसका हल क्या है, क्या किया जाए? ये जो डिसऑर्डर इस वक्त हमें नजर आ रहा है, इससे कैसे जान छुड़ाएं? कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो बहुत मुतासिर हो रही है बच्चों की, तो आखिर इसका कोई हल तो होगा ना? बिल्कुल हल है, लेकिन ये कि उसके लिए सबकी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हमारे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा अहम है कि उनकी हम ब्रेन वॉशिंग करें या उन्हें ये इतनी इंफॉर्मेशन दें, अवेयरनेस दें कि वो अपने बच्चों के सही और गलत की पहचान कर सकें। और फिर उसके बाद टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ लेके आए। हमारे सिलेबस के अंदर एक चैप्टर ऐड होना चाहिए जो कि बच्चों को इन सारी एडिक्शंस के बारे में मालूमात दे, क्योंकि जब बच्चे के पास अवेयरनेस ही नहीं है तो फिर वो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाता है, वो क्यूरियोसिटी की तरफ जाता है। हमने बच्चे को क्यूरियोसिटी की तरफ नहीं जाने देना, बल्कि हमने उसको एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वे में इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है। मुख्तसरन मुझे बताइएगा, इस हवाले से कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह भी किए जाते हैं, वो वर्क करते हैं? जी जी, ट्रीटमेंट हमारे पास है, सीबीटी थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, फिर उसके अलावा आरईबीटी है, रैशनल इमोटिव थेरेपी है, जो हम बच्चों को उनकी बिहेवियर के अंदर तब्दीलियां लेके आते हैं, उनकी सोच को बदल के, उनकी कॉग्निशंस को बदल के हम उनके बिहेवियर के अंदर तब्दीलियां लेके आते हैं। और उससे भी अहम ये है कि अगर आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ लेके आए, आप उसकी बात को सुने, आप उसको टाइम दें, आप उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें, आप उसे स्क्रीन टाइम के ऊपर मॉनिटरिंग लगाएं, तो उससे मामला जो है वो सही हो सकते हैं, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, वन लाइनर, अब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, पंसोता साहब, इसके हल की तरफ। मेरे नज़दीक हल वही जो डॉक्टर साहब ने कहा है और जो शहजाद साहब ने बात की है, आपको खुद टाइम देना है, ये स्टेट ने नहीं करना। दूसरा, आपने जो उनके लिए प्रेसिडेंट सेट करने हैं वो वाले लोगों के प्रेसिडेंट सेट करें जो कल को वो कर भी सकें। वो नहीं बन सकते सुल्तान महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और ये सारे लोग। हाँ, वो जरूर बन सकते हैं वो आदमी जो कि एटलीस्ट टीवी पर देख के नॉर्मल लगे। जो अब आजकल के दौर में गजनवी एंड ऑल ऑफ दीस पीपल आर नॉट रेलेवेंट। आपने कौन सा तलवारें लेके इस्लामाबाद को टेक ओवर करना है? आपने करना है टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों में उनको पढ़ी लिखी तरह की चीजें ले जाएं। और अगर आपने उनको आईपैड और उन पर भी लगाना है तो उनको प्रोडक्टिव गेम्स लगा के दें जिसमें उनका माइंड काम करें। बट आप इमीडिएटली ओवरनाइट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है अच्छा मुख्तसरन कि हम खुद रोल मॉडल जी, हैं बच्चों के लिए। अगर मैं सारा दिन सेल फोन लेके बैठी रहूंगी तो मेरा बेटा क्यों नहीं बैठेगा? अगर आप खुद को कंट्रोल करेंगे उनके सामने, मैं तो कसूरवार हूं इसमें कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। और किसी ना किसी हद तक सब पेरेंट्स हैं। शहजाद देखें, पहली बात तो ये कि आप इस पे बैरियर नहीं लगा सकते, ये बात तो अंडरस्टूड है ना। आप बच्चों को अपने रोक सकते हैं इस तरीके से, ये भी बहुत ही मुश्किल बात है कि आप उनको कोई मतलब सजा नहीं दे सकते, कहीं लॉग अप नहीं कर सकते, मोबाइल फोन गायब नहीं कर सकते। जब सुकरात को जहर का प्याला दिया तो उसके जो सारे शागिर्द थे, हवारी थे, वो बड़े गुस्से में और बड़े जज्बे में आए और कहा कि भी इसको तोड़ के निकाल लेते। उन्होंने कहा नहीं, ये आपका गुस्सा, ये जज्बा बड़ा अहम है, बड़ा कीमती है, इसको चैनलाइज करें, किसी सही सिम्त में लगाएं। सो ये जो हमारे बच्चे हैं इनके अंदर बड़ी एनर्जी है, लेकिन वो जाहिर बात है जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा वो चैनलाइज नहीं हो रही वो सही जगह पे। तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने अपनी इस एनर्जी का इजहार करना है और वो इस तरीके से जब करते हैं तो उसके फिर डिस्ट्रक्टिव कंसिक्वेंसेस होते हैं। तो मेरे ख्याल में उसको चैनलाइज करना है। कैसे करना है इसमें सही बिल्कुल इन्होंने कहा कि घर वालों की, पेरेंट्स की, इवन के रियासत की जो है ये एक जिम्मेदारी है कि आप उनको ऐसे एवेन्यूज, ऐसे मौके फराहम करें कि जहां पर वो मिसाल के तौर पे आप अच्छे ग्राउंड्स अगर बनाते हैं सो एक मेजॉरिटी आपकी जो यूथ है वो उसको इस्तेमाल करती है, उनका वक्त जो है एक पॉजिटिव सरगर्मी में गुजरता है। तो ठीक है, ये आपने एंड में बड़ी अच्छी बात की है। मुझे इस सेगमेंट को क्लोज, और अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी तरह से जिन ग्राउंड्स की ये बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उसके हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we humans know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिलके इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबालक के ऊपर
ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय है। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले, कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराह रसूल। हम जब तारीख़ इस्लाम का मुताला करते हैं तो हमें जा बजा ऐसे वाक़यात दिखाई देते हैं कि इंसान के जिस्म का बाल बाल खड़ा हो जाता है। रफ़ाकत में इतने आगे चले गए कि एक लम्हा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे नहीं हटे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, बेटी मेरी हो और शरीके हयात आपकी हो, ये निस्बतें और किस्मतें बड़ी पसंद है। मुझे अपनी मसलकी जकड़बंदियों में मैं अपने आप को जो है वो बंद करके यूं समझूं कि मैं रसूलुल्लाह के उसवा पर अमल कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। या अल्लाह, इस कठिन सफर में मुश्किलात से मेरी हिफाजत फरमाकर मुझे फतह नसीब फरमा। मैं तुम्हारे लिए इंतकाम का रास्ता खोलूंगा, बेफिक्र रहो। और एक मौका इंतकाम लेने के लिए बेताब होगा। हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामकर उसके अजीम मकसद के लिए हक के रास्ते पर चलते हैं। जो लोग जिंदगी भर भाई के साथ थे, उन्होंने उनका इंतकाम तक नहीं लिया। तुरुमताई मर गया और इमदाद चोरी हो गई। बिल्कुल पसंद नहीं करेगा ये बरके हाथ। अगर तुमने जबान न खोली तो वो वसीयत दूंगा कि सोच भी नहीं सकते। अगर तुम भी भाई के नक्शे कदम पर चल रही हो तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इस बार ये कैद नहीं होगा। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए।
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल के हवाले से कि किस तरह से उसका गलत इस्तेमाल करके हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, बल्कि हमारा पूरा मुआशरा जो है वो इस वक्त तनज़्ज़ुली का ही हमें शिकार नज़र आ रहा है। अब उसे बचा कैसे जा सकता है, उसका एक बहुत अच्छा हल ये है कि हमारी वो यूथ, हमारे वो लोग जो सिर्फ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में होना चाहिए, उनको फिज़िकल एक्टिविटी में इंगेज करना चाहिए ताकि वो अपनी एनर्जीज़ को सही तरह से यूटिलाइज़ कर सकें, उनको चैनलाइज़ कर सकें। अब इस हवाले से गवर्नमेंट कुछ इकदाम कर रही है, वज़ीर आज़म साहब का विजन भी है, और हमारे यहाँ ज़्यादातर वैसे लोग जो है वो क्रिकेट की तरफ तवज्जो देते हैं, वरना 22 करोड़ की आबादी में कोई 20-21 गेम्स तो ऐसी होनी चाहिए कि लोग मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपने मिजाज के मुताबिक उन गेम्स को खेल सकें, उनको प्ले कर सकें। अब इस हवाले से एक काम जो है वो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन भी किया है। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो बाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता हैं, वो इस वक्त वाया जूम हमें ज्वाइन कर रही हैं। इनकी मिनिस्ट्री की तरफ से एक ख़त लिखा गया है पंजाब गवर्नमेंट को, जिसमें ये कहा गया है कि फ़ीफ़ा हाउस को जो है, फ़ीफ़ा नॉमिनेटेड एक इदारा है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी, उसको वापस कर दिया जाए। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, कुछ बोर्ड के भी इशूज़ हैं, वो सारे इशूज़ भी हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में, और ये जो एफर्ट्स कर रही हैं वो उनको किस तरह से आगे बढ़ा पाएंगी, और इस वक्त हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इन काविशों के नतीजे में क्या एक मरतबा फिर पाकिस्तान में रिवाइवल हो पाएगा फुटबॉल का, या फिर इसकी ग्रोथ ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें नज़र आएगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि इस वक्त जो एफर्ट्स आप कर रही हैं स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर पर फुटबॉल के हवाले से, जो एक लेटर आप लोगों ने लिखा है, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि इस वक्त किस नहज पर हैं ये सारी आपकी काविशें, और हम क्या एक्सपेक्ट करें कि कब तक ये सारी चीज़ें जो है एक पॉजिटिव वे में कुछ रिजल्ट हमें इसके नज़र आएंगे। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, लास्ट ईयर जब ये फीफा हाउस पे एक फैक्शन ने, जो भी कोर्ट इलेक्ट बॉडी थी, उसने जब उस पे कब्जा किया, तो उसके बाद से यहाँ पे पाकिस्तान की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया था, और यहाँ पे जितने एथलीट्स हमारे फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनमें बड़ी तशवीश पाई जा रही थी। तो उसके बाद जब ये हुई सिचुएशन आई और पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया गया, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट उस वक्त एक्टिव हुई, और उस वक्त मैंने इन सारे फैक्शन से राब्ता किया। मैंने जो फीफा की बॉडी है नॉर्मलाइजेशन कमेटी, उनसे भी राब्ता किया। लेकिन जो चीज थी कि जितने फैक्शंस हैं यहाँ पे, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए थे, उन सब से मैंने राब्ता किया, और बच्चों से भी, वो जो फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं, मैं उनका ओपिनियन भी लेना चाहती थी। तो इन सब के ओपिनियन के बाद मैंने एक हल निकाला और एक कंसेंसस के साथ निकाला। उसमें छोटे मोटे इख्तिलाफ जरूर हैं, लेकिन हमने आगे बढ़ना है, और हमने एक दफा फिर, क्योंकि फुटबॉल एक सब बहुत ज्यादा खेली जाती है, जहां आप क्रिकेट देखते हैं वहां पे आप लेस डेवलप्ड एरिया में और आप गलियों में फुटबॉल भी होता देखते हैं। तो ये बहुत ज्यादा खेली जाने वाली गेम है, और उसमें बड़ी तादाद में हमारे बच्चों ने मुझे जो मैसेजेस किए, तो वो बहुत बुरी तरह इफेक्टेड थे। तो इसलिए मैंने कहा कोई ऐसा हल होना चाहिए जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन आए, और पहली दफा पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन हो, जिसपे हर बॉडी को उस पे एतमाद होना चाहिए। और हमने उसके लिए नॉर्मलाइजेशन कमेटी को भी इंगेज किया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का कहती हूँ कि शुक्र है कि हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पे उन्होंने भी एग्री किया है, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के रोल को भी रिकग्नाइज किया है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के रोल को भी रिकग्नाइज किया है, और एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन एक गिवन टाइम में हम इंशाल्लाह उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने उसके लिए, क्योंकि पहली उनकी फीफा की कंडीशन यही थी कि जो फीफा हाउस है कि वो उनको हैंड ओवर किया जाए, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से बात भी की है, प्राइम मिनिस्टर की उस पर बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं और जो कि कन्वे कर दी गई हैं, और उस सिलसिले में मैंने उनको खत भी लिख दिया है। और अब इंशाल्लाह ताला जो छोटी मोटी नेटिग्रिटी है उस प्रोसीजर की वो होगी, एंड उसके बाद इंशाल्लाह वो फीफा हाउस जैसे ही हैंड ओवर किया जाएगा, तो उसके बाद हम उस प्रोसेस को, इलेक्शन के प्रोसेस में जाएंगे। मैडम, मेरी आपसे एक इसमें क्वेश्चन ये है कि जो इश्यूज़ ज़्यादा क्रिएट किया जा रहा है इस इशू में, उसमें आई थिंक प्रॉब्ली हमारे गवर्नमेंट के भी एक दो MNAs हैं
तो उनकी इस इशू में सारी इन्वॉल्वमेंट क्या है, और क्या प्राइम मिनिस्टर साहब डायरेक्टली उनको ये नहीं कह सकते कि आप इशू से बाहर हों, बिकॉज पाकिस्तान की बड़ी सुबकी हो रही है बिकॉज ऑफ फीफा जो सारा कुछ हुआ, और आपने तो जिस तरह अपने एफर्ट्स बताए हैं एंड इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ योर गुड ऑफिस की और आपकी अपनी जो इंटरवेंशन थी कि हमारी थोड़ी बहुत इज्जत इसमें बच गई, वरना गवर्नमेंट के बाकी एमएनएस इसको क्यों उस तरह नहीं परस्यू कर रहे? देखिए, यकीनन पहले जरूर था, और वो एक शुरू से कोई ना कोई पॉलिटिशियन या कोई वो रहे हैं, एमएनएस भी उनका इंटरेस्ट या कोई वो। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस चीज पे बहुत क्लियर थे कि मुझे मेरिट चाहिए है, और मैंने भी इसी चीज को आगे रखा, और वो भी इस बात पे कायल हुए हैं। और भी मैंने काफी एमएनएस को, दूसरों को भी मैंने उसमें, क्योंकि सेनेट ने भी एक बॉडी बनाई हुई थी सेनेटर्स के उस पे कि इसको इश्यूज को रिवॉल्व, तो मैंने इन सबसे मीटिंगों की है, सबको कन्विंस किया है कि पाकिस्तान के लिए वही बेहतर है कि हम अब एक इसको स्ट्रक्चर प्रॉपर दें। और अब तक जिस तरह की इलेक्शंस होती थी फीफा की ही चाहे हो या फुटबॉल फेडरेशन की जिस तरह इलेक्शन होती थी, उस पे बहुत ज्यादा सबके क्वेश्चंस हैं, सबके रिजर्वेशंस थी, और वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होती थी। लेकिन आज जब सबको ये यकीन है कि एक जब प्रोसीजर एक ट्रांसपेरेंट होता है और एक मैकेनिज्म है, हम अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी भी लेकर आए हैं जिसमें हम वो सिस्टम भी दे रहे हैं, तो जब वो उनको सबको नजर आता है कि ये बायस नहीं है, ये मेरिट पे हो रहा है और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, तो सबको उस पे मानना पड़ेगा। आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी से मेरा एक सवाल है, एंड आई एम सॉरी, मिनिस्टर अपना डिसीजन दे चुके हैं। आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी पे आई हैव अ क्वेश्चन। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ इशारा करवाया कि अभी रिसेंटली कैबिनेट ने आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है पाकिस्तान की उसको अप्रूव किया, जो कि एक बहुत आई थिंक शानदार स्टेप है। उस स्पोर्ट्स पॉलिसी के अप्रूवल के बाद अब आपसे मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि अपेरेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन कोई गालिबन उस पॉलिसी को अपोज कर रही है, और मेरे सुनने में आया कि 31 को उनकी कोई मीटिंग है। हाउ विल मिनिस्ट्री टेक केयर ऑफ दैट, और अब हमने कब तक इंतजार करना है बुजुर्गों का कि वो इस एसोसिएशन को हेड करते रहेंगे? कोई कब आप माइंड चेंज करें, यंग लोग ला रही हैं इसमें? जी अहमद साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, मैं ये कहती हूँ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हो या एनसी के मेंबर्स हो फुटबॉल के, मैं इन सबसे कहती हूँ आप लोग पहले पाकिस्तानी हैं। आप लोगों का पहला इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या चीज़ है। अब मैं ये पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, उनको 17 से 18 साल होने को आ गए हैं, वो अपनी जगह उसी जगह बैठे हुए हैं। देखिए, अब हमने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, एकदम से इनके रिएक्शन ये आते हैं कि नहीं जी, ये तो आईओसी के चार्टर के खिलाफ है, क्योंकि ये उनके आइज और ईयर्स हैं, ये उनको उल्टे सीधे खत लिख देते हैं। पहले भी एक खत लिखा, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी वो खत मांग रही है, लेकिन ये देने को तैयार नहीं है। आज भी मैं आपको बताऊं, बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हो रही है, आप उसमें ये देख लीजिए कि अगर हुकूमत को पता नहीं हो कि किसकी एक्रीडेशन हो रही है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी हैं, उनकी एक्रीडेशन नहीं होती, अपनी तरफ से वो लोगों को एक अपनी लिस्ट बना लेते हैं। हमने बहुत उस पे हमारी बेइज्जती हुई। आपने देखा था कि ओलंपिक्स में भी क्या हुआ था, कोई कोच नहीं गया, कोई इनके ब्लू आइड उनको लोगों को भेज दिया गया, और तलहा तालिब के साथ उसका कोच नहीं गया, बैडमिंटन वाली के साथ उनका कोच नहीं गए। तो इस तरह की चीजें होंगी तो पाकिस्तान के लिए बड़ी बदनामी होगी। मैं आपका पहला सेगमेंट भी देख रही थी, और जिसमें आपने बताया जो ये बहुत बड़ा इशू है। देखिए, उन बच्चों के लिए हल यही है कि आप उन बच्चों को स्पोर्ट्स फील्ड में लेकर आएंगे, और वो फील्ड में तब आएंगे जब उनको यकीन होगा कि एक ट्रांसपेरेंट, एक मेरिट पे कोई मैकेनिज्म है जो चल रहा है। अगर आज तक हमारे पास मुल्क में कोई पॉलिसी ना हो, हमारे पास कोई सिस्टम ना हो, तो फिर किस तरह चल सकता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का है। बगैर हमें बताए हमने पॉलिसी इनको भेजी कि आप उस पर अपना इनपुट दें, तो मुझसे फरमाइश ये की गई कि आप पहले बताएं कि आपने दुनिया में जो जो MOUs आपकी हुकूमत ने किए हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें। मतलब दे स्टार्टेड बिहेविंग एज इफ वो गवर्नमेंट है और हम कोई ऐसे बैठे हैं। तो देखिए, ऐसे नहीं होता, अब ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तान ने की जो भी कैबिनेट ये पॉलिसी अप्रूव करेगी, वो सब पे
लाजिम होगी। मैं आपके चैनल के जरिए उन सारी फेडरेशंस को कहती हूँ कि देखिए, आपने एक जिंदगी गुजारी है, अब यहाँ पे यूथ बल्ज भी है, पाकिस्तान के बच्चों के फ्यूचर की बात है, मुस्तकबिल की बात है। खुदारा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से बाहर आए और जो पॉलिसी है, जो मैंने इस रीजन में, इंडिया में जो प्रैक्टिस हो रहा है, श्रीलंका में जो प्रैक्टिस हो रहा है, बांग्लादेश में जो प्रैक्टिस हो रहा है, नेपाल, इन सब के देखते हुए मॉडल हमने उसी के तहत पॉलिसी बनाई है जो हटके नहीं है। आईओसी को वो एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन ये उल्टे सीधे खत लिखेंगे, पाकिस्तान पे बैन कराएं और या हम पॉलिसी को रिजेक्ट करें, तो कल इनकी मीटिंग होने जा रही है। मैं आपके चैनल के जरिए उनसे दरख्वास्त करती हूं कि प्लीज ये नेगेटिव रोल अपना खत्म करें, एक पॉजिटिव तरीके से इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करें। किसी भी हुकूमत का ये राइट होता है, और ना मैं आपको बताऊं कि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, और प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं कि इस मुल्क में हम स्पोर्ट्स अगर रिवाइव करें तो उसका रिवाइव करने का यही है। देखिए आज हमारे बच्चे किस तरह ड्रग्स एंड उल्टी सीधी चीजों पे जा रहे हैं, क्योंकि कोई हेल्दी पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं है। और स्पोर्ट्स में इस वक्त जैसा मैरिट का गला घोटा जाता है, क्योंकि फेडरेशन इनके अपने हैंड पिक लोग हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ साहब रिटायर्ड हैं, उनको चाहिए कि अब वो मुल्क के मफाद में काम करें, और इसको उनको ये पॉलिसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, बल्कि फेडरेशंस को पाबंद करना चाहिए, और खुद भी ये कि आए मिल के हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट। मैडम, आपकी नई पॉलिसी में क्या ऐसी पॉसिबिलिटी या ऐसी प्रोविजंस मौजूद हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को कंट्रोल किया जाए? और अगर वो मौजूद हैं तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑफ कोर्स सरबराही में और एंड थ्रू यू, क्या आप उसको एक्सरसाइज करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, हम किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई मैं किसी फेडरेशन को कंट्रोल करूं या मैं पीओए को कंट्रोल करूं, बट यस रेगुलेट करना है। आपने पहले भी रेगुलेटर्स की बात की। एज अ रेगुलेटर हमें अपना रोल अदा करना है। आज हर फेडरेशन में, अगर पैरेलल फेडरेशन है, आज अगर बच्चों को शिकायत है, देयर इज नो प्लेटफॉर्म, क्योंकि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन वो सिर्फ अपने वोटर्स को, अपने लोगों को, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, और उसमें वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का हो। और ना पैरेलल फेडरेशन में किसी को हम नहीं वो कर सकते हैं कि कौन सी फेडरेशन जेन्युइन है और कौन सी नहीं है। एक फेडरेशन है वो अपनी इलेक्शन करा रही है, दूसरी फेडरेशन है वो अपनी इलेक्शन करा रही है, और पाकिस्तान ओलंपिक अपने उन्हीं हैंड पिक लोगों को जिनसे वो वोट लेते हैं, उन्हीं लोगों को वो रिकग्नाइज कर देते हैं, और बाकियों का फ्यूचर तबाह हो जाता है। देखिए, स्पोर्ट्स में किसी एथलीट की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। अगर उस बच्चे को उस वक्त मौका ना मिले तो वो फिर उसका करियर पूरा खत्म हो जाता है। तो उसके लिए मैं एक दफा फिर, मैंने बड़ा तहम्मुल और पेशेंस से काम लिया है। 3-3.5 साल में वो हर दफा उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। मीडिया में वो अपने मनपसंद लोगों के थ्रू खबरें डलवाते हैं, लेकिन मैंने आज तक, अगर आप देखें, हमने कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं एक सिंसेरिटी के साथ ये चाहती थी कि एक पॉलिसी आए, एक स्ट्रक्चर हो और उसके तहत काम हो। ठीक है डॉक्टर साहबा, ये चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं जो इस वक्त आप हमें बता रही हैं, जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं। बड़ा मुश्किल काम होगा इनसे निपटना आपके लिए। मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के सारे मसाइल हैं, स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं, वो तो इंशाल्लाह आपके एफर्ट से लगता है वो सारे आप कर लेंगी उसको हल। उसके बाद का क्या इस वक्त आपके माइंड में कोई फ्रेमवर्क है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है? फुटबॉल कोई बहुत एक्सपेंसिव गेम नहीं है, क्रिकेट के साथ अगर इसका मवासा किया जाए तो इसमें ज़्यादा लोगों को इंगेज किया जा सकता है। मुझे ये बताइएगा, हम खासे पीछे हैं। माइकल ओवन जब आए, विजिट किया, उन्होंने कहा अब से अगर हम काम स्टार्ट करेंगे, इसको लेकर चलेंगे तो 10 साल से ज़ायद का अरसा लग जाएगा जब हम बहुत बेहतरीन किस्म की टीमें अपनी तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या होमवर्क कर रहे हैं? देखिए, फुटबॉल में
इंशाल्लाह कि जिस तरह अब एनसी ने देखिए बहुत काम तो हो रहा था और बहुत बच्चे अपनी मेहनत से खेल भी रहे हैं। मैं जैसे बताऊं कि मेरा अपना हल्का बदीन बड़ा पसमंदा इलाका है, मैंने जरा सा वहाँ इंटरेस्ट शो किया और मैंने वहाँ पे बच्चों को इनकरेज किया। आप यकीन करें कि वो खुद भी वहाँ पे कुछ वो उनमें से काफी अच्छे बच्चे निकले और इतना पोटेंशियल है आपके बच्चों में, इतना पोटेंशियल है कि सिर्फ उनको जब वो मौका मिला और वहां पे देखा तो वो बड़े उन्होंने मुझे खुशी से तस्वीरें भी भेजी। देखिए पोटेंशियल है, उनको चैनलाइज करना है और उसके लिए माइकल ओवन का भी एक रोल बनता है कि प्राइवेट सेक्टर आ गया है, लेकिन मेरी सूबों से भी दरख्वास्त है। देखिए स्पोर्ट्स इस वक्त सूबों के पास है, उनको इस तरह अपनी ट्रांसपेरेंट तरीके से फंडिंग करनी चाहिए। उनको चाहिए कि वो जेन्युइन क्लब्स को देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एक स्पोर्ट्स ऑफिसर होते हैं कि वहां पे उनको कि वो ऑफिसर्स इंश्योर करें कि लोकल स्कूल्स में भी हो, स्कूलों में मैंडेटरी करें। हम सब देखें, हम बचपन का मैं अपना सोचती हूँ तो हमने तो स्कूलों में खेली है स्पोर्ट्स और वहां से हम इंटर कॉलेज और फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट्स इस तरह हम आगे आए और मैंने जेवलिन थ्रो में, टेबल टेनिस में, नेट बॉल में, ये सब चीजें थी जो हम बचपन से खेलते थे। आज भी ये है कि स्कूलों में रिवाइव करने की जरूरत है, उसके साथ साथ सूबों को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, प्रोविंसेस को, और जहां तक फेडरल गवर्नमेंट है हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जहां तक होगा हम इन लोगों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास जब भी जेन्युइन फेडरेशंस आ जाएंगी, जेन्युइन फेडरेशंस हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सूबे हो और फेडरल गवर्नमेंट, तो हम सब मिलके इसके ऊपर काम इंशाल्लाह ताला करें। और आप देखेंगे कि आज जिस तरह रिवाइवल हो रहा है स्पोर्ट्स का, सिर्फ फुटबॉल नहीं, आपको मुख्तलिफ सूबों में हमने इंटर प्रोविंशियल कॉम्पिटिशन शुरू कराई हुई है जो कि हुई है। और अफसोस की बात है कि मीडिया ने उस तरह उसको कवर नहीं किया। मीडिया पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मीडिया को चाहिए कि अपने प्राइम टाइम में स्पोर्ट्स को जगह दें और सारे स्पोर्ट्स दिखाएं। आप जरूर क्रिकेट तो दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको चाहिए कि फुटबॉल दिखाएं, हमारी कबड्डी है, मार्शल आर्ट्स है। अब देखिए बलूचिस्तान की बच्चियां लास्ट सैफ गेम्स में जीत कर आई हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे पास जो सैफ गेम्स होने जा रही है, हम उसके लिए कोचेस भी हायर करके दे रहे हैं डिफरेंट फेडरेशंस को। लेकिन अब फेडरेशंस ने अपना किरदार ईमानदारी से अदा करना है और मेरिट पे टीम सिलेक्ट करनी है। और उसके साथ साथ मैं आखिर में मैडम आपकी ये वाली बात बड़ी ओलंपिक एसोसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है जी, मैं अपनी सिम दुरुस्त करें। सॉरी इस पर मैं आपको इंटरेक्ट कर रहा हूं दोबारा। ये आपने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की कि पाकिस्तान में जनरली विमेन राइट्स के ऊपर बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर हम बात भी करते हैं और बात करते हैं और मामलात ख़राब होते हैं उन पर, बट जो स्पोर्ट्स है उसमें तो बहुत ही हालात पहले बुरे थे। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स क्या इनिशिएटिव्स आपकी गवर्नमेंट ले रही है या आपकी मिनिस्ट्री में लिए जा रहे हैं? देखिए ये हमारी मिनिस्ट्री में हमने सारी फेडरेशन को, जो कि मेरी स्पोर्ट्स पॉलिसी का ये बहुत अहम एक प्रोविजन है उसमें, कि देखिए हर फेडरेशन को अपनी खवातीन की टीम, अपनी बच्चियों की टीम को लाना है और सपोर्ट करना है। और मैं जो सिंध के लिहाज से मेरा प्रोजेक्ट्स थे कि SIDCL में हमने डलवाया है, उसमें खास तौर पे एक पूरी ग्रांट हमने ली है और उसके अलावा PSTP में भी हमने डाला है कि जिसके लिए हम स्पेशली फोकस करेंगे ऑन विमेन गर्ल्स की टीम्स पे। और जहां भी खेल रही हैं बच्चियां, ये सिंध के हद तक थी, लेकिन मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह PSTP में चाहूंगी कि सारे दूसरे प्रोविंसेस में, और हम प्रोविंसेस को भी ये चाहेंगे कि जिस फेडरेशन एसोसिएशन को सपोर्ट करते हैं उस पे लाजिम करें कि वो अपनी बच्चियों को भी आगे लेकर आए। हमने यहाँ पे लड़कियों के हवाले से कॉम्पिटिशन्स कराई हैं। यहाँ पे मैंने जो वॉलीबॉल की टीम देखी है, और ये नॉर्दर्न एरिया से, हमारी फुटबॉल की टीम नॉर्दर्न एरिया से, इतनी अच्छी वहाँ से उनके कॉम्पिटिशन्स हुए हैं बच्चियों के, एंड डिफरेंट गेम्स में, हॉकी में भी हमने यहाँ कॉम्पिटिशन कराए। पर डेफिनेटली उनको बेहतर कोचिंग की ज़रूरत है, उनको
को आगे आने की जरूरत है। जो ये GSV जो प्राइवेट सेक्टर फुटबॉल में आया है, उनके साथ भी उनके लोगों ने स्पेशली मेरे से मीटिंग की और वहां भी हमने ये फोकस रखा है कि अगर कुछ बच्चे सिलेक्ट करके जाते हैं तो हमारी बच्चियों को भी वो करें और उस तरफ ज्यादा फोकस आए और जो उन्होंने हम मेरे साथ कमिटमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, विफाकी वज़ीर सूबाई राब्ता और फुटबॉल के हवाले से और ओवरऑल जो दीगर गेम्स के हवाले से उन्होंने बात की है। पंसोता साहब किस वक्त वो कोशिश कर रही हैं। मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा हम एंड में खुद इसको डिस्कस कर लें। आप मुझे ये सारी कंट्रोवर्सी है क्या, ये सारा इशू क्या है फुटबॉल के हवाले से और फिर इनकी मिनिस्ट्री कैसे रेलिवेंट है, थोड़ा सा अगर ये समझा पाए। देखिए जी, जो फुटबॉल है फीफा बेसिकली इंटरनेशनल बॉडी है, उसके थ्रू जो लोकल लेवल पर एक बॉडी पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूटेड थी जो पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल के सारे मामलात को देखती थी। उस बॉडी को चलाने के लिए इलेक्शंस होते थे और उस बॉडी के ऊपर बहुत देर से लोग जो है ना जी काबिज थे और कभी एक साइड कभी दूसरी साइड। इवेंचुअली हुआ ये कि फीफा ने बिकॉज अफेयर्स सही नहीं चल रहे थे तो उन्होंने एक अपनी कमेटी बिठाई जिसका टास्क था कि वो इलेक्शंस करवाएंगे। जब इलेक्शंस वगैरह अनाउंस हुए तो इन द मीन टाइम एक पाकिस्तान का ग्रुप उठा और उन्होंने जाके उनकी फीफा की बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया जिसमें हमारे एक सिटिंग गवर्नमेंट के MNA भी मौजूद हैं। जब वो कब्जा किया तो फीफा गॉट वेरी अनॉयड, द ऑफिशियल्स ऑफ फीफा गॉट वेरी अनॉयड। उन्होंने कहा कि जी हमें बिल्कुल वी गॉट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान और हर चीज़ जो है वो हम रैप अप करना चाहते हैं। लेकिन उस टाइम पर मैडम फहमीदा मिर्जा साहिबा का बड़ा ज़बरदस्त रोल था, इन्होंने इंटरवीन किया, इन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे मत करें। एक फीफा ने खुद नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई जो कि उनके लॉ में मौजूद है कि चीज़ों को अफेयर्स को नॉर्मलाइज करना। इजिप्ट में वो फंक्शन कर रही है और बहुत बेशतर ममालिक में कर रही है। अब नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाने के बाद फीफा ने पहली शर्त ये रखी है कि हमारा मकान या हमारा जो भी वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर हमें वापस करें। नॉट दैट इट मैटर्स टू देम, पीनट्स है उनके लिए पैसे, लेकिन कहते हैं जी हमारे मकान पे ही आपने कब्जा कर लिया, हमारी बिल्डिंग पर ही कब्जा करें, कोई शर्त छड़ दो। तो वो इनफैक्ट उन्होंने पहली शर्त रखी है। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे और मसला यहाँ पर भी 4 हलकों का ही है। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पर भी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। उन इलेक्शंस को कराने के बाद हम जो रेलेवेंट बॉडी है उसको लेके आएंगे, लेकिन शर्त पहले ये और ये बड़ी मुनासिब शर्त है। इसको नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मिस्टर एक हारून मलिक साहब और एक हमारे वकील साहब बैरिस्टर हारिस अजमत साहब हु इज एक्चुअली डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक जॉब और वो इस सारे अफेयर्स को कंडक्ट कर रहे हैं। फीफा का बाय द वे मैं आपको ये भी बताता चलूं, फीफा का रोल जो है आपकी लोकल लेवल पर ट्रेनिंग, लोकल लेवल पर फ्रेंडली मैचेस खिलवाना पाकिस्तान टीम के वो भी बंद है। 5-6 आई थिंक मेरा ख्याल $1 मिलियन से ऊपर की उनकी फंडिंग है वो भी बंद है, हर चीज बंद है। लेकिन यहाँ पर कब्जा करने वाली पार्टी कहती है कि जी हमारा कब्जा रहे। तो मैडम ने फिर फाइनली ये जस्ट लेटर की बात की, वो लेटर उनको लिखा है कि हम आपसे खुदारा रिक्वेस्ट करते हैं कि नो डाउट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस तरह हम रेलेवेंट ना हो, लेकिन पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, पाकिस्तान की बका का ताल्लुक है। ये तो अब फीफा की कंडीशन है ना कि फुटबॉल हाउस का वापस लिया जाए और अगर ले लिया जाए तो अब फिर आपको लगता है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी? जी वो तो लेकिन अगर ये ज्यादा देर रिजॉल्व ना हुआ तो फीफा के कार्ड्स में पाकिस्तान को परमानेंट बैन करने का सोच लिया उन्होंने। और ये अगर हमारे MNA साहब ने और बाकी लोगों ने ना छोड़ा तो फिर फीफा में आप समझ लें कि वो पंजाबी में कहते हैं ना फिर मैं जवाब ही समझा, जवाब होगा। तो ये एक ओवरऑल देखिए नुकसान इतना ज्यादा है। फिर वो जैसे डॉक्टर साहबा ने इशारा किया कि इंटरनेशनल लेवल पर कितनी सुबकी है पाकिस्तान के लिए कि हमारे अंदर इस किस्म के मसाइल हैं कि उनको हम हल नहीं कर पा रहे, तो हमने कहाँ जाना है। अच्छा डॉक्टर साहबा की मैं बात बताता हूं, आई नेवर एक्सपेक्टेड, ये मैं टीवी पर एक्नॉलेज करना चाहता हूं कि डॉक्टर साहिबा ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स के ऊपर को काम करेंगे। तो मुझे एक दो दफा मौका भी मिला इनसे मिलने का। शी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। हालांकि हम यूजुअली एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई स्पोर्ट्समैन होगा तो वो आएगा, नो उनका नो बैकग्राउंड विद स्पोर्ट्स, मतलब ऐसा कोई प्रैक्टिकल स्पोर्ट्समैन तो नहीं है वो, बट चूंकि एक पॉलिटिकल पर्सन है, प्लस एक ऐसी जमात से थी पहले जो कि पाकिस्तान की मैं समझता हूं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, और बेनजीर भुट्टो साहिबा की शागिर्दी में उन्होंने काम किया हुआ है। तो आई थिंक उन्होंने उसका अमली जामा जो है ना वो पहना रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं इन तमाम बड़े बड़े मगरमच्छों से डील करने की, और बड़ा फैंटास्टिक तरीके से कर रही हैं। एंड आई होप शी इज एबल टू अचीव दैट, क्योंकि अगर कोई चीज इस गवर्नमेंट में ठीक होनी चाहिए थी वो स्पोर्ट्स थी, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि वज़ीर आज़म साहब स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे हैं। तो आई होप कि स्पोर्ट्समैन जो है ना वो इधर शिप नजर आए और ये मामला हल हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा भी सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थी, फुटबॉल के हवाले से बात कर रहे थे और ओवरऑल जो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनकी भी रिवाइवल की तरफ तवज्जो दी जा रही है। ये सारे मामला आई होप आने वाले दिनों में हल हो जाएंगे। और इससे पहले जो सेगमेंट हम कर रहे थे, जो हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से बात कर रहे थे, गेमिंग के हवाले से बात कर रहे थे, और कोविड में तो हमारे बच्चे क्या सब बड़े भी इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंगेज हुए, बहुत इन्वॉल्वमेंट नजर आई। उससे भी पीछा छुड़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने जो मैदान हैं खेल के उनको आबाद करना पड़ेगा। नाई चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।